दोस्तों, आज हम मिर्जापुर सीजन 3 के पहले 2 एपिसोड की कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको यह पसंद आए तो हिंदी फिल्म एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हम मुन्ना भैया को मरते हुए देखते हैं। पिछले सीजन के आखिरी एपिसोड में गुड्डू और गोलू ने मुन्ना भैया को मार डाला था। मुन्ना भैया के अंतिम संस्कार में कोई बड़ा आदमी नहीं आया था, सिर्फ माधुरी भाभी ही मौजूद थी। उन्हें यह देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने पब्लिक से कहा कि वो आज विधवा हो गई हैं। उनके पिता भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो प्रदेश को अच्छे से चलाएंगी। माधुरी भाभी को कालीन भैया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है। हालांकि सभी लोग मानते हैं कि कालीन भैया भी मारे जा चुके हैं। इसके बाद कोर्ट का सीन आता है, जहां गुड्डू भैया के पिता वकील साहब खुद को सरेंडर कर देते हैं और कोर्ट में बताते हैं कि उन्होंने एसएसपी मोरिया की जान ली है। वो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, बल्कि सीधे कहते हैं कि उन्होंने जान ली है, इसीलिए उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। जब वकील साहब को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, तभी गुड्डू भैया पुलिस की गाड़ियों को रोक लेते हैं और अपने पिता से कहते हैं कि उनके पास अभी भी मौका है और वह उन्हें घर छोड़ सकते हैं। लेकिन गुड्डू भैया के पिता पूरी तरह से अड़े रहते हैं और कहते हैं कि उन्होंने एसएसपी मोरिया की जान ली है, इसीलिए वह जेल जाकर ही रहेंगे। इस वजह से गुड्डू भैया कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आगे हम शरद को माधुरी भाभी के पास आते देखते हैं। शरद ने ही कालीन भैया की जान बचाई थी, लेकिन वह माधुरी भाभी को उनके बारे में कुछ नहीं बताता है। शरद मुन्ना भैया का अच्छा दोस्त था, इसीलिए वह माधुरी भाभी से मिलने आया था। फिर हम गोलू के इन्फॉर्मर को देखते हैं, जो अभी भी कालीन भैया की खोज कर रहे हैं। वह एक दूसरे शहर में जाते हैं, जहां उन्हें कुछ इन्फॉर्मर की मदद से कालीन भैया के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन जब वह वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां कालीन भैया नहीं, बल्कि कोई और ही मौजूद है। वहां के लोग उन्हें खतरा मानते हैं और हथियार निकाल लेते हैं। बाहुबली सामने आता है और गोलू बताती है कि वह मिर्जापुर के बाहुबली के साथ काम करती है। मिर्जापुर की गद्दी पर कोई नहीं बैठा है, और अगर कोई बैठा भी होता तो भी उनका कुछ नहीं उखाड़ पाता। वह अपने इन्फॉर्मर को सामने लाते हैं और बेरहमी से उसका गला काटकर उसकी जान ले लेते हैं। इसके बाद वह गोलू से कहते हैं कि वह औरत है, इसलिए उसे छोड़ रहे हैं, वरना वह भी नहीं बच पाती। गुड्डू भैया अपने घर पहुंचते हैं और अपनी माँ को बताते हैं कि पिताजी वापस आने के लिए नहीं मान रहे हैं। गुड्डू भैया चाहते हैं कि डिम्पी और उनकी माँ उनके साथ रहें, लेकिन उनकी माँ मना कर देती है। माधुरी भाभी और आईजी धब्बे प्रदेश में शांति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शांति तब होगी जब गुड्डू भैया शांत होंगे। साथ ही वह लोग कालीन भैया को भी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगले हफ्ते पूर्वांचल के मुखिया की मीटिंग होने वाली है, जिसमें बताया जाएगा कि पूर्वांचल का मुखिया कौन बनेगा। गोलू को अपनी दावेदारी पेश करने के लिए कालीन भैया की डेड बॉडी की जरूरत पड़ेगी। अगर डेड बॉडी मिल जाती है तो वह मिर्जापुर और पूर्वांचल के दावेदार रहेंगे। बीना बताती है कि कोई अंदर का ही है जिसने कालीन भैया को छुपा रखा है। गोलू गुड्डू भैया से कहती है कि उन्हें कुछ बाहुबली के संपर्क में रहना चाहिए, तभी वह मिर्जापुर और पूर्वांचल की गद्दी पा सकेंगे। लेकिन गुड्डू भैया किसी के भी आगे हाथ फैलाने वाले नहीं थे। दूसरी तरफ शरद सारे बाहुबलियों से मिलकर उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए। उसे सिर्फ कालीन भैया के प्रति सहानुभूति पैदा करनी है, जिससे सभी लोग गुड्डू भैया के खिलाफ हो जाएंगे। गुड्डू भैया का पैर पूरी तरह ठीक हो गया है और पूर्वांचल के मुखिया की मीटिंग होने वाली है, जिसमें सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है। गुड्डू भैया जाने वाले थे और उन्हें मालूम है कि उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। हालांकि उन्हें मिर्जापुर की गद्दी अभी तक नहीं मिली है और इसी बारे में आज रात बात होने वाली है। सारे शहरों के बाहुबली मिलकर प्रयागराज पहुंचते हैं, जहां मीटिंग होने वाली है। मीटिंग शुरू होती है और बहुत सारे बाहुबली मानते हैं कि मिर्जापुर की गद्दी सिर्फ गुड्डू भैया के नाम होनी चाहिए। लेकिन शरद शुक्ला का मानना है कि गुड्डू इस गद्दी के लायक नहीं है, इसलिए मिर्जापुर की गद्दी के लिए एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। वो जौनपुर को सौंप देनी चाहिए। तब गुड्डू भैया कहते हैं, तुम्हें जौनपुर की गद्दी भीख में मिली थी, इसलिए तुम मिर्जापुर की गद्दी भी भीख में ही चाहते हो। इसके बाद उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। शरद उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है, जिससे झगड़ा हो जाता है। तब पूर्वांचल के मुखिया के रूप में निर्णय लिया जाता है कि अगले दशहरे पर मिर्जापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा यह डिसाइड किया जाएगा। लेकिन तब तक कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए। गुड्डू भैया को समझ नहीं आ रहा था कि शरद शुक्ला किसकी दम पर उछल रहा है। उन्हें लग रहा था कि इसके पीछे कोई बड़ी पावर है। गोलू कहती है, इसके पीछे जरूर कालीन भैया का हाथ है, तभी वो इतना उछल रहा है। इसके बाद शरद अपने अड्डे पर पहुंचता है, जहां उसने कालीन भैया को रखा हुआ है। शरद कहता है कि रिस्क लो, क्योंकि अगर कालीन भैया कोमा में रहे तो वे किसी काम के नहीं रहेंगे। आगे हम वाल्मीकि नाम के एक इंस्पेक्टर को देखते हैं। वह पुलिस ऑफिसर होते हुए भी किसी गुंडे से कम नहीं है और आईजी दुबे के लिए भी काम करता है। थोड़ी देर बाद उसे मालूम चलता है कि आईजी दुबे ने उसे
उसे मिर्जापुर के बाहुबली गुड्डू भैया को मारने की सुपारी दी है। दद्दा त्यागी के बड़े भाई को अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। छोटे और बड़े भाई की झगड़े में छोटे भाई ने बड़े को मार दिया था और तब से छोटा भाई बड़े भाई की नकल कर रहा है। दोनों हम शक्ल थे, इसलिए कोई फर्क नहीं कर पाया। शरद को सिर्फ पूर्वांचल की गद्दी चाहिए। दद्दा त्यागी को गोलू की जान लेनी है क्योंकि उन्हें लगता है कि गोलू की वजह से उनका छोटा बेटा मारा गया। त्रिपाठी के घर पर सभी लोग बैठे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि टंकी के ऊपर वाल्मीकि का एक स्नाइपर बैठा हुआ है। गुड्डू भैया दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन हवा चलने की वजह से स्नाइपर चांस नहीं ले सकता। वाल्मीकि का स्नाइपर नजर रखने लगता है। राजनीति की वजह से गुड्डू भैया का बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहा था। ना तो कट्टे बन रहे थे और ना ही सप्लाई हो रही थी। गुड्डू भैया कहते हैं हमें ओवरटाइम काम करना होगा और अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा। गोलू कॉलेज जाकर फैक्ट्री में काम करने के लिए कुछ होशियार लड़कों को लेकर आती है, जिससे कट्टों का कारोबार फिर से शुरू हो जाता है। गुड्डू भैया के पिता वकील साहब अब जेल में हैं और लाला भी उसी जेल में मौजूद है। लाला का वकील और उसकी बेटी मिलने आते हैं और बताते हैं कि उनकी बेल फिर से रिजेक्ट हो गई है। गोलू के पिता जो पुलिस में हैं, गोलू और गुड्डू पंडित के पास आते हैं। वे बताते हैं कि अफीम की खेती जेपी यादव ने मुन्ना भैया के नाम कर दी थी, लेकिन मुन्ना भैया के मरने के बाद यह सारी जमीन माधुरी के नाम हो गई है, जो अब मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। उन्हें यह जमीन इल्लीगल रूप से अपने नाम करनी होगी, लेकिन उससे पहले जेपी यादव को ढूंढना होगा। शरद जेल में लाला से मिलने जाता है और ड्रग्स के धंधे की बात करता है। शरद कहता है अगर तुम हमसे हाथ मिला लो तो हम तुम्हारी बेल करवा सकते हैं। लाला मान जाता है। सीएम मैडम की मीटिंग में बहुत सारे मंत्री आते हैं, लेकिन वे सभी मंत्री माधुरी भाभी से ठीक से बात नहीं करते। माधुरी भाभी को लगता है कि इन सभी के पीछे बाहुबली का हाथ है। आईजी दुबे के पास वाल्मीकि का कॉल आता है। वाल्मीकि कहता है कि 3 दिनों से वे लोग गुड्डू भैया के घर के बाहर बैठे हुए हैं। गुड्डू भैया घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर के अलावा कहीं नहीं जाते, इसलिए उन्हें मारने का मौका नहीं मिल पा रहा है। वाल्मीकि बताता है कि वह मिस्टर पूर्वांचल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करवाना चाहता है और उसमें गुड्डू भैया को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाकर मार देगा। आईजी दुबे मान जाते हैं। कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में गुड्डू भैया को बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए न्योता भेजा जाता है। गुड्डू भैया कहते हैं कि शायद ही आ पाएंगे, लेकिन गोलू कहती है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाहर हवा ठीक नहीं है। लेकिन गुड्डू भैया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वे वहां जाने का निर्णय लेते हैं। गोलू कवि सम्मेलन के लिए निकल जाती है, जहां वह जेपी यादव के बारे में पता करने वाली थी। स्नाइपर यह सब दूर से देख रहा होता है। गोलू कवि सम्मेलन में पहुंचती है और एक मंत्री से जेपी यादव के बारे में पूछती है। मंत्री ठीक से बात नहीं कर रहा था, इसलिए गोलू धमकी देती है कि उसके आदमी खड़े हैं। मंत्री जेपी यादव के बारे में सब कुछ बता देता है। गुड्डू भैया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पहुंच चुके थे। गोलू के आने तक उन्हें बाहर नहीं निकलना था, लेकिन गुड्डू भैया चीफ गेस्ट के रूप में तुरंत ही अंदर चले जाते हैं। वाल्मीकि यादव अपनी सारी प्लानिंग कर चुका था। चीफ गेस्ट के रूप में जब गुड्डू भैया विनर को इनाम देंगे, तभी वाल्मीकि उन्हें मार देगा। आईजी दुबे माधुरी भाभी को सारी बातें बताते हैं और माधुरी भाभी भी गुड्डू भैया को मारने के लिए कह देती हैं। भोजपुरी सुपरस्टार की एंट्री होती है और वे प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। वे गुड्डू भैया के पास बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि गुड्डू भैया कौन है। गुड्डू भैया के कुछ लोगों को शक होता है और वे उनका पीछा करते हैं, लेकिन वाल्मीकि के लोग उन्हें बेरहमी से मार देते हैं। गोलू को मालूम चलता है कि पुलिस वालों को टिप मिली है कि कुछ बुरा होने वाला है। गोलू समझ जाती है और तुरंत बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए निकलती है। गुड्डू भैया के लोगों को बुरी तरह से मारा जा रहा था। गुड्डू भैया और भोजपुरी सुपरस्टार जब स्टेज पर जाते हैं तो सुपरस्टार गुड्डू भैया से पूछता है कि वह कौन है। एक आदमी से मालूम चलता है कि वह मिर्जापुर के बाहुबली हैं, तो सुपरस्टार माफी मांगता है। वाल्मीकि गुड्डू भैया के सामने आता है और उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। वाल्मीकि के सारे लोग आ जाते हैं और गन फाइट शुरू हो जाती है। गुड्डू भैया टेंट में घुस जाते हैं, जहां वाल्मीकि के लोगों ने टेंट को घेर लिया था। वाल्मीकि के लोग जैसे जैसे अंदर जाते हैं, गुड्डू भैया उन्हें चुन चुनकर मारते जाते हैं। आखिर में गुड्डू भैया और वाल्मीकि ही बचे हैं। वाल्मीकि ने गुड्डू भैया पर गन तान दी थी, लेकिन सही समय पर गोलू कार से आकर वाल्मीकि को उड़ा देती है। गुड्डू भैया को मालूम चलता है कि वाल्मीकि सरकारी ऑफिसर है और वह भोजपुरी सुपरस्टार को बेरहमी से मार देता है और गन वाल्मीकि के हाथ में थमा देता है। पिछली रात की घटनाओं के कारण माधुरी भाभी की सरकार का विरोध होने लगा था। विरोधी नारे लग रहे थे कि यह सरकार प्रदेश को नहीं चला सकती। गुड्डू भैया त्रिपाठी चौक पर पहुंचते हैं और त्रिपाठी के पुतलों को मिटा देते हैं। एपिसोड के अंत में त्रिपाठी जी को कोमा से होश आ जाता है और वे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। यहीं पर पहला और दूसरा एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको यह सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख पाएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।